और आज देश का बजट आने वाला है। संसद में आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आज के बजट पर पूरे देश की नजर इस बजट पर। और इस बजट से कई उम्मीदें भी हैं, खास करके मिडिल क्लास की अगर बात करें तो उम्मीदें हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के उम्मीदें हैं, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, और इसके साथ साथ किसानों को भी बड़ी उम्मीदें इस बजट से। तो 11 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री आज यह बजट पेश करेंगी। और पेपरलेस यह बजट पिछले कई बार से और इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट को बनाने को लेकर भी लगातार मंत्रणा चलती रही और आज यह बजट जो है वो सामने आ जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बजट पर बोल रहे थे, मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे थे, तो उन्होंने भी संकेत दिए कि इस बार के बजट में बहुत कुछ होगा जो देश को और विकास के रास्ते पर आगे लेकर के जाएगा। और इस बजट के जरिए भी एक जो रूपरेखा है देश के विकास की वो तय की जा रही है। इससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया गया। हालांकि जीडीपी को लेकर भी उम्मीदें आने वाले वर्षों में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो बजट है पिछली बार के बजट से कितना अलग होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करने वाली है और इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यह कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी कृपा बनी रहे। पीएम के इसी बयान से अब उम्मीदें बढ़ गई है कि केंद्रीय बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। शनिवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पर ठीक एक दिन पहले शुरू हुए संसद के बजट सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसने देशवासियों के लिए उम्मीदें जगा दी है। पीएम ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद लोगों के दिमाग में ये बातें तैर रही हैं कि क्या इस बार के बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होगी, क्या इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट मिलेगी, बजट से क्या सुधरेगा किचन का जायका, किसान नौकरी पेशा लोगों को क्या बड़ी राहत मिलेगी। ये वो सवाल हैं जो बजट को लेकर आम जनता सोच रही है। वैसे निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। करीब 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती तो है ही। इसी चुनौती के बीच आम जन को बड़ी उम्मीद केंद्र सरकार से भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी कर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी चौतरफा गिर गए हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर बयान दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर शाही परिवार की ओर से करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के अपमान का आरोप लगा दिया है और इसी पर सियासत तेज हो गई है। बोरिंग। No comment. No, the president was getting very tired by the end. शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। पर राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा रहा, इस सवाल पर जो कुछ भी सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा, उस पर विवाद खड़ा हो गया है।
पहले राहुल गांधी ने बोरिंग, नो कमेंट कहा, फिर राहुल के बगल में खड़ी सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी शब्द से संबोधित करते हुए थकाऊ तक कह डाला। एक बार फिर सुन लीजिए सोनिया और राहुल ने राष्ट्रपति को लेकर क्या कहा। बोरिंग, Usual false promises. बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया राहुल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि शाही परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी कर देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान किया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो टिप्पणी की, उससे सवाल उठता है कि क्या सोनिया राहुल ने राष्ट्रपति का अपमान किया? क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं, तीनों सेनाओं की अध्यक्षता करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी अब खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सवाल भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी के बाद अब सियासत इस पर तेज है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के बयान पर सफाई दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां की उम्र 70 से 80 साल की है और उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण दिया और थक गई होंगी बेचारी। सोनिया गांधी भारत के राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted. सोनिया गांधी की राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने सोनिया के बयान को शर्मसार करने वाला बताया। गिरिराज सिंह ने कहा इसे गरीबों और आदिवासियों का उन्होंने अपमान बताया। गांधी जी का टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर ये देश को शर्मसार करने वाला टिप्पणी था। ये देश के गरीबों का अपमान था, आदिवासियों का अपमान था, महिलाओं का अपमान था। पूरे देश के 140 करोड़ में जो गरीब लोग हैं उनका अपमान है। क्या सोनिया गांधी ये सोच रही हैं कि देश में केवल नेहरू खानदान को ही राज करने का अधिकार है? और सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। आज भागलपुर में प्रगति यात्रा सीएम नीतीश कुमार करेंगे। भागलपुर को आज सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि 1234 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज भागलपुर वासियों को मिलने वाली है। 141 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश के हाथों होना है और 146 करोड़ के 58 योजनाओं का शिलान्यास आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे। सबौर खेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम होना है। नवनिर्मित टाउन हॉल का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी सीएम नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का उद्घाटन होगा। नवनिर्मित टाउन हॉल और जिला आपातकालीन सेवा का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार के हाथों होना है और इसके साथ ही तालाब का जीर्णोद्धार, खेल मैदान का उद्घाटन और जीविका दीदी से संवाद, विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो भागलपुर में प्रगति यात्रा आज सीएम नीतीश की होने वाली है और आज भागलपुर वासियों को करोड़ों के सौगात सीएम नीतीश कुमार के हाथों मिलने वाला है।
बिहार में इन दिनों भोजन की थाली पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी की ओर से आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो खाने की थाली परोसी गई थी, उसकी कीमत प्रति प्लेट 6,000 रुपए थी। आरजेडी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने जोरदार पलटवार करते हुए 551 रुपए वाली थाली के सबूतों के कागजात भी रखे हैं। बीजेपी तो झूठे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दे रही है। चुनावी साल वाले बिहार में इन दिनों प्लेट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने 28 जनवरी को पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो भोज आयोजित किया गया था, उसमें आयोजित भोज में परोसे गए भोजन की कीमत 6,000 प्रति प्लेट थी। भुगतान विधानसभा स्पीकर की सहमति से किया गया था। उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। आरजेडी की ओर से लगाए आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जोरदार पलटवार किया। अपने हाथों में प्लेट की कीमत को बताते विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 6,000 नहीं बल्कि 551.35 प्रति प्लेट भोजन कराया गया। अब तक विधानसभा में किसी कार्यक्रम में खाने में सबसे कम रुपए खर्च हुए। तो उनको शायद पता नहीं है कि इसका 1791 प्लेट का 525 रुपये प्लेट वो दिया गया है। उसका कागज मेरे पास है। शायद विधानसभा में इतना से कम पर कभी भोजन नहीं हुआ है। ये कागज है, ये प्रमाण है। मानसिकता के लोग कितना भी आप अपना भौकाल बना लें, कितना भी फ्रॉडिज्म की राजनीति कर लें, जनता के बीच नेता नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की ओर से झूठे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी लड़ाई की बात भी कही जा रही है। विधानसभा की छवि खराब करने और अध्यक्ष के कुर्सी की छवि खराब करने के आरोप उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भी वो तैयार रहे। आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। सबूतों के साथ पेश किए गए अपने दावे से बीजेपी तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार के मूड में है। चुनावी साल में प्लेट पॉलिटिक्स पर गर्मा गर्म बहस जरूर तेज है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की देवली सीट से एलजेपीआरवी पार्टी के उम्मीदवार दीपक तंवर के समर्थन में चुनाव प्रचार करने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे और साथ में सांसद मनोज तिवारी ने भी उनके पक्ष में प्रचार किया। दोनों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने दिल्ली में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और इसके साथ ही चिराग पासवान और मनोज तिवारी से बातचीत भी की है। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। दिल्ली में चुनाव प्रचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हैं देवली विधानसभा क्षेत्र में। देवली विधानसभा क्षेत्र से उनके प्रत्याशी हैं दीपक तंवर, उनके पक्ष में प्रचार करने आए हैं। साथ में आप देख सकते हैं मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। तो चुनाव प्रचार चल रहा है, बात करेंगे चिराग पासवान से। चिराग जी, दिल्ली पहुंचे हैं, एकमात्र सीट पर आपकी पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल आपके सामने ही है। लोगों की ये भीड़ और भीड़ से ज्यादा जरूरी उत्साह लोगों में, जिस उत्साह के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है कि देवली में इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। लंबे समय से ये सीट हमारा गठबंधन नहीं जीत पाया है, पर इस बार मुझे लगता है जो विश्वास हमारे गठबंधन पर, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे
गठबंधन के तमाम साथियों के ऊपर जो विश्वास इस बार देवली की जनता दिखा रही है। केजरीवाल का दावा है कि इस बार भी उन्हीं की पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी और एनडीए को जनता नकार देगी। आप मुझे बताइए ना, क्यों चुनेगी इनकी सरकार को? पिछले 10 सालों में जहां प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान हासिल किए, तो वहीं हमारी दिल्ली की सूरत बद से बदहाल हुई है। यहाँ पर केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आरोप लगाना और भाग जाना, उसके अलावा क्या किया? मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज जी, इस बार कितनी उम्मीद है दिल्ली में? इस बार हम और चिराग पासवान संग में दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं। नया भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, हम इस बार दिल्ली में सरकार बनाएंगे और दिल्ली को विकसित बनाएंगे, ये हमारा वादा है। ये तो मनोज तिवारी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल है, पूरा हुजूम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देवली विधानसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी अभी मंच पर है और चिराग पासवान का दावा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी दिल्ली में। अमितेश सिंह, न्यूज 18, देवली, दिल्ली। और बिहार में आज से इंटर की परीक्षा, आज से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होनी है। 12,92,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। राज्य में 1,677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सिर्फ पटना की अगर बात करें तो यहाँ 85 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी इस बार भी केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना जरूरी परीक्षार्थियों के लिए होगा। तो कई निर्देश भी दिए गए हैं ताकि इस एग्जाम को सही ढंग से करा लिया जाए। लेकिन पीएससी की अगर बात करें तो लगातार जो कीर्तिमान है वो पिछले कई सालों से रचा जा रहा है, क्योंकि सवाल उठते रहे इस बोर्ड को लेकर के, लेकिन समय से रिजल्ट जारी करना, कदाचार मुक्त परीक्षा लेना और पूरी सख्ती के साथ परीक्षार्थी को निर्देशित भी किया जाता है कि आप किन किन नियमों का पालन करेंगे और आप ऐसे में आप परीक्षा देंगे। तो 500 विद्यार्थियों पर एक वीडियोग्राफी की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। तो कुछ जो मानक है वो भी तय किए गए हैं ताकि इस गाइडलाइन का पालन हो सके। सभी 1677 एग्जाम सेंटर सीसीटीवी से लैस किए गए हैं ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई कदाचार ना हो। अगर होता भी है तो रिकॉर्ड हो जाए। पहली पाली परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 1 घंटे पहले आपको केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। दूसरी पाली की जो परीक्षा है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तो ये वक्त भी जो है वो तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको समय पहुंचना होगा, आप लेट ना हो। उसके बाद से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पहली पाली के लिए 9 बजे परीक्षा केंद्र का जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिल सकेगी। दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे परीक्षा केंद्र जो है उसका जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये अब टाइम शेड्यूल जो है वो भी दे दिया गया है और इसको जूते और मोजा पहनने को लेकर भी जो गाइडलाइन है इस बार भी रखा गया है और 1 से 5 फरवरी तक जूते और मोजा पहनने की अनुमति जो है वो दी गई है। यानी कि थोड़ा जब ठंड होगा आप पहन सकते हैं, लेकिन ठंड की कमी के साथ साथ इस पर बैन भी रहेगा। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर सख्त मनाही होगी, क्योंकि इसके जरिए भी कई बार कदाचार किया जाता है। प्रश्न पत्र OMR उत्तर पुस्तिका समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी परीक्षार्थियों को मिल सकेगा। तो आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग जिलों से इसकी जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। हम आपको 6 तस्वीर भी दिखाएंगे अलग अलग जिलों की, जिसमें कि बाढ़, सिवान, गोपालगंज, सासाराम और लखीसराय की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से परीक्षा की शुरुआत हो गई और ऐसे में कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं छात्रों के लिए और कदाचार मुक्त परीक्षा की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में आज से तैयारी पूरी कर ली गई है। गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं उसमें छात्रों को आधे घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंचना होगा। आधे घंटे पहले ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। 2 पाली में ये परीक्षा होनी है। सुबह 9 बजे से परीक्षा होनी है और इसके साथ ही दूसरी पाली 2 बजे से होगी और छात्रों के लिए जो गाइडलाइंस है आधे घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। बिहार में आज से इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयारी पूरी है। कटिहार की छात्रा मिशा और अंशुली इंटर की परीक्षा से पहले दोनों ही आखिरी रिवीजन में जुटी हैं। दोनों ही छात्रा परीक्षा के लिए जी जान से जुटी हैं। इंटर की परीक्षा के लिए दोनों की तैयारी पूरी हो चुकी है।
दोनों की तैयारी बेहतर है और उम्मीद है कि परीक्षा भी अच्छी जाएगी। बहुत बढ़िया है। कैसा होगा परिणाम, कैसा आएगा? परिणाम जैसा हमने मेहनत किया था उसके हिसाब से अच्छा ही आ जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा में? हम समेटी से आए हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट की। जी, कहाँ सेंटर है? सीमांचल बीएड कॉलेज। सर अच्छा है, बहुत अच्छा। पूरा तैयारी है ना? कैसा परिणाम कैसा आएगा? सर जैसा लिखेंगे उस टाइप से तो आना ही चाहिए। बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। और टफ कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स। बिहार में इंटर की परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में राज्य भर से 12.92 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में 6,41,847 छात्राएं और 6,50,917 छात्र शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बीएसईबी ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 500 विद्यार्थियों पर एक वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी 1,677 एग्जाम सेंटर को सीसीटीवी से लैस किया गया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। पहली पाली के लिए 9 बजे और दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा में जूते और मोजा पहनने को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया है। ठंड को देखते हुए 1 से 5 फरवरी तक एग्जाम में जूते और मोजा पहनने की अनुमति दे दी गई है। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की सख्त मनाही है। साथ ही अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र, OMR उत्तर पुस्तिका पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।